नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं नेशनल वाटर एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। साथ में मैं आप सब इस जो टीचर्स इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय निकाला है। हम भी जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक रहीम के का दोहा हमें पढ़ाया जाता था कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुस चून। शायद उन दिनों जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इन दो लाइनों की महत्ता हमें पूरी तरह पता नहीं थी, लेकिन आज जब केवल भारत ही नहीं विश्व एक जल के संकट से जूझ रहा है, तो रहीम की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक लगती हैं। किसी ने कहा था कि अगला विश्व युद्ध जो है वो तेल या गैस के लिए नहीं होगा, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। पता नहीं विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, लेकिन आज अगर आप देश में देखेंगे तो हर दो राज्य आपस में पानी के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। पानी, जैसा कि हम सब कहते हैं, जल ही जीवन है, जल के बिना इस पृथ्वी पे किसी भी प्राणी का जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। ये सब हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या करीब विश्व की जनसंख्या का 18% है, जबकि हमारे पास जो विश्व में जितना फ्रेश वाटर है उसका केवल 4% वाटर इज अवेलेबल इन इंडिया। वैसे ही हमारे पास वर्ल्ड की 17% कैटल पॉपुलेशन है जिनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ भी आप शिक्षक के नाते आप ये जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, कई बार रेनफॉल कितना होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रेनफॉल कहाँ होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट वी कॉल अ स्पेशियल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रेनफॉल। अब भारत में ऐसा होता है कि आपको सब पता है कि पूरे साल भर बारिश होती नहीं है, केवल बारिश जो है वो बरसात के 3-4 महीने जिसको हम मानसून कहते हैं उसी में बारिश होती है। पहले ये बारिश के नंबर ऑफ रेनी डेज़ काफ़ी होते थे। धीरे धीरे आज के दिन ऐसा हो गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है या जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके इम्पैक्ट से ऐसा देखा जा रहा है कि नंबर ऑफ रेनी डेज आर कमिंग डाउन। जो पहले 400 मिलीमीटर बारिश पूरे महीने में होती थी, वो अब 400 मिलीमीटर बारिश जैसे पूरे महीने होती थी, अब वो 400 मिलीमीटर बारिश केवल 3 या 4 दिन में हो जाती है। एक तरफ उसके चलते बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, दूसरी तरफ सूखे की समस्या उत्पन्न होती है। एक और पेक्युलियरिटी हमारे कंट्री में है कि हमारे यहाँ किस रीजन में कितनी बारिश होती है उसमें बहुत वेरिएबिलिटी है। ऐसा है कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ 4000-5000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, जबकि राजस्थान, गुजरात और देश के कुछ अन्य हिस्से हैं जहाँ पे साल में 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है ओवर टाइम एंड स्पेस, वो इतना स्क्यूड है। और जैसा कि मैंने बताया, बारिश तो होती है 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, साल में 3 महीने में सीमित रहती है, लेकिन पानी की आवश्यकता जो है वो हमें पूरे साल होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पानी जो बरसात में हमारे पास पानी की उपलब्धता होती है उस पानी को हम सहेज के रखें, पानी को हम संचय करके रखें। अब वैसे तो पानी, जैसे आपको पता ही है कि भारत में बड़े बड़े 6000 से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं। डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है। भूजल, जो ज़मीन के नीचे जो एक्यूफर्स होता है, जो आप बच्चों को समझाते होंगे कि भाई ज़मीन के नीचे एक्यूफर्स हैं, उन एक्यूफर्स में पानी भरता है। तो ये बड़े बड़े डैम और जो ग्राउंड वाटर में तो पानी स्टोर होता ही होता है, लेकिन आज के दिन में ये ज़रूरी ये है कि जहाँ पे बारिश हो वहीं पे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पानी को हम सरफेस वाटर के हिसाब से स्टोर नहीं करते हैं तो कम से कम हम उस पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में लाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, कि अगर हम धरती को पानी पिलाएंगे तो धरती माँ वापस हमें पानी पिलाएगी। आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि कुछ स्टेट्स में जो ये ग्राउंड वाटर या जो हम भूजल कहते हैं, इसका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि सस्टेनेबिलिटी हैज़ बिकम अ बिग इशू एक्चुअली। होना तो ये चाहिए कि जितना पानी हम ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं उससे ज़्यादा हम पानी ना निकालें। जैसे हम घर में देखते हैं, घर का एक बजट होता है,
देश का एक बजट होता है, राज्य का एक बजट होता है कि जितनी हमारी आमदनी होती है उसी के अनुसार हमें खर्चा करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो जितनी बारिश होती है, जितना बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता है, हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि उतना ही पानी हम उसमें से निकालें। अब दिक्कत ये हो रही है कि कई सारे राज्यों में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जितना पानी जा रहा है उससे 2 गुना 3 गुना पानी हम निकाल रहे हैं। अब ये असीमित तो पानी का भंडार ज़मीन के नीचे है नहीं, तो ऐसी स्थिति आएगी कि 10 साल 15 साल के बाद जो है वो पानी वहाँ से ख़त्म भी हो सकता है। आप सब लोग सुन चुके हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका में केप टाउन में ज़ीरो डे से आज के दिन में सब परिचित हैं। पिछले साल जब चेन्नई में पानी की इतनी किल्लत हुई थी कि वो हेडलाइंस रोज़ दिन बना रहता था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का एक तो है पानी को संचय करें। अब जैसे आपका स्कूल ही है, अब ऐसे उदाहरण हैं जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात कही, उसमें उन्होंने एक स्कूल का जिक्र किया बड़ौदा के एक स्कूल का जिक्र नहीं, बड़ौदा ज़िले का या बड़ोदरा ज़िले का जिक्र किया, जिसमें बड़ोदरा में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हैं शालिनी अग्रवाल जी, उन्होंने पूरे ज़िले के करीब 1000 स्कूल हैं, वो हज़ारों स्कूल में सब स्कूल में आज के दिन में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया है। अब उससे केवल पानी की तो बचत हो ही रही है, करोड़ों लीटर पानी की बचत हो रही है। साथ में ये अच्छा है बच्चों के लिए भी ये जानने के लिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है। ये पानी जो हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में पानी कहाँ जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे लेसन्स भी सीख पाएंगे। तो एक तो मैं चाहूँगा, और आजकल तो ये जो सरकार के स्कीम्स हैं जैसे MGNREGA या मनरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी नरेगा, उसके अंदर इस बार ये भी अलाउ किया गया है कि स्कूल की बिल्डिंग हो, ऑफिस की बिल्डिंग हो, मनरेगा के खर्चे से वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो एक तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जानें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। और मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूँ जहाँ एक एक स्कूल की बिल्डिंग पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। दूसरा, एक पानी का खर्चा हम सब लोग, ऐसा माना गया है जैसे कहते हैं ना कि तुम पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो, तो ऐसे लोग मानते हैं कि जैसे पानी जो है वो तो बहाने की चीज़ है। अब ये माइंडसेट जो है वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, और ये माइंडसेट सबसे अच्छा चेंज करने का आपके पास साधन है। जो अभी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो शुरू से ही पानी के बारे में जानेंगे, एक्यूफर के बारे में जानेंगे, नदियों के बारे में जानेंगे, पानी की महत्ता क्या है, नदियों की महत्ता क्या है, क्यों पानी की क्वालिटी कैसे दूषित होती है, रिवर्स कैसे पॉल्यूटेड होते हैं, ये सब सारी चीज़ों की अगर जानकारी लेंगे और फिर उसके निदान के लिए भी कुछ काम करेंगे, और हर आदमी कर सकता है। जैसे हर घर में पानी की छात्र भी जो हैं वो स्कूल में, घर में वो पानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि हम पानी का जितना उपयोग हमें करना चाहिए उससे हम 2 गुना 3 गुना ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे वो खेती की बात हो, चाहे वो उद्योग की बात हो, चाहे वो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई की बात हो, या घर में हो, चाहे वो नहाना हो, चाहे वो किचन हो, कहीं भी हम जो पानी का रीयूज़ भी कर सकते हैं। जैसे आज घर में हर जगह आरओ लगा हुआ है, आरओ से पानी काफ़ी वेस्ट होता है। अब जो पानी आरओ से निकलता है और उस पानी को अगर हम ऐसे ही फेंक दें, नल में जाने दें, तो वो तो सीवेज के साथ मिलके फिर वो प्रदूषण का काम करेगा। अगर उसी पानी को, छोटी सी बात है, उसी पानी को हम किसी और पर्पस के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए या बगीचे में उसको यूज़ करने के लिए, कहीं भी अगर उसको यूज़ कर सकें, तो उतनी पानी की हम बचत कर पाएंगे। क्योंकि जितनी पानी को हम प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, लेकिन जितनी पानी की हम बचत करते हैं, इसका मतलब होता है कि उतना ही पानी हम इनडायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चे स्कूल में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं। और मैंने तो देखा है कि आज के दिन में बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे बच्चे काफ़ी पानी के प्रति, पॉल्यूशन के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस तरह से क्लब बन रहे हैं, कहीं इन्वायरमेंट क्लब के नाम से बना है, कहीं जल दल या दूसरे नामों से भी कई जगहों पे ऐसे बने हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हर स्कूल में ये पानी बचाने के लिए, पानी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम किया जाए, और ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं स्कूल में ऐसे क्लब बनाए जाएं जो पानी की दिशा में, पानी की क्वालिटी कैसे
ठीक रहे, पानी की उपलब्धता कैसे ठीक रहे, पानी का वेस्टेज कैसे कम हो, इन सब पे काम करें। तो मेरी ये आशा है कि आप ये जो 3 दिन का इस वर्चुअल मीडियम से जो आपको ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। मुझे तो ये बताया गया था कि पिछले ये 2003 से ये कार्यक्रम नेशनल वाटर एकेडमी कर रही थी, लेकिन पिछले 16 जो आयोजन हो चुके हैं, उसमें मुझे बताया गया कि केवल 600 लोग पार्टिसिपेट या 600 टीचर ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी तो उसमें महाराष्ट्र के ही शिक्षक आ पाते थे। अब एक ढंग से कहते हैं कि ये पैंडेमिक्स में बहुत तरह की असुविधाएं हुई हैं, लेकिन इसने एक अपॉर्चुनिटी भी दी है। आज सब कुछ जो हो रहा है, जो वर्चुअल मीडियम से हो रहा है, तो इसका एक बड़ा एडवांटेज हमें मिल रहा है कि हम ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रहे हैं और दूर दूर तक भी पहुंच पा रहे हैं। तो मुझे तो बताया गया कि जून में इसका आयोजन पहली बार किया गया था और जून के आयोजन में करीब 500 के आसपास शिक्षकों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद इसका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि जुलाई में ग्रुप्स में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि करीब करीब 1900 स्टूडेंट्स जो हैं, 1900 टीचर्स जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो एक तो बार मैं फिर से एक बार नेशनल वाटर एकेडमी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक बार आप सबको कि आपने इतना इंटरेस्ट लिया और ये जो कंट्री के लिए आज के दिन में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, जल संकट एक बड़ा विकराल समस्या हमारे लिए खड़ी हो रही है, जल के प्रदूषण की समस्या भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका 3 दिन का प्रशिक्षण होगा, इसमें कई सारी आपको नई जानकारियाँ मिलेंगी, और इन नई जानकारियों से आप अपने छात्रों को और वहाँ के बाकी लोगों को भी अवगत कराएंगे, और आप सब मिलके इस दिशा में काम करेंगे। तो कोई कारण नहीं है कि वी कैन इंश्योर वाटर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, and we would ensure that every citizen of the country has access to clean drinking water, and also water for other needs like agriculture, industry, etc. Thank you very much.